से स्टार्ट होना है। यही से स्टार्ट 5.2 कंप्लीट हो गई थी। 5.2 मैम यहीं से स्टार्ट है। ओके अच्छा जी, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। बिल्कुल वैसे ही इम्पोर्टेंस है इसकी जैसे मीन वैल्यू थ्योरम की कैलकुलस 1 के अंदर है। फर्स्ट पार्ट इसके से दो पार्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। अच्छा जी, पहले इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। क्या है? The fundamental theorem of calculus gives the precise inverse relationship between the derivatives and the integrals. डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स के दरमियान ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है उसको शो करता है। It was Newton and Leibniz who exploited this relationship. बेसिकली बहुत ही ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूटेड जो है वो लेबनीज का है, न्यूटन का थोड़ा कम है। अच्छा जी, exploited this relationship and used to develop calculus into a systematic and mathematical method. In particular, they saw that the fundamental theorem enabled them to compute areas and integrals very easily without having to compute them as limits of sums, as we did in section 5.1 and 5.2. 5.1 और 5.2 में जो आपने रीमानियन सम यूज किया था उसकी बजाय थोड़ा हमारे काम को इजी कर देता है, हमारे इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करने में, उनके एरियाज को फाइंड आउट करने में काफी हेल्पफुल है। और उसके साथ साथ ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल के दरमियान जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसको भी शो करता है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एक्स टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी से, जबकि एफ ऑफ टी जो है वो हमारी कर्व है और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा वो एरिया है जो हम ए और बी के दरमियान डिस्कस करते हैं। हमने अपनी जो लिमिट डिस्कस की है वो ए से एक्स की है, जबकि एक्स जो है वो हमारे पास वेरिएशन है ए से बी की, और ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसकी अपर और लोअर लिमिट जो है वो आपके पास गिवन है। एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल के ऊपर। एक्स वेरीज बिटवीन ए टू बी, एक्स जो है वो ए से बी के दरमियान वेरिएशन दे रहा है। ऑब्जर्व दैट जी डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स, जी जो है वो एक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। which appears as the variable upper limit in the integral, जो इंटीग्रल में अपर लिमिट के तौर पे शो हो रहा है। if x is fixed number then the integral is the definite number. अगर x को एक नंबर फिक्स कर दिया जाए, मैं यहाँ पे कह दूं कि x 1 है, तो ये इंटीग्रल भी एक डेफिनेट नंबर होगा। लेकिन अगर हम x को फिक्स नहीं करते, x को वेरिएशन दे देते हैं, तो जो इंटीग्रल है वो भी वेरिएशन देता है एंड डिफाइंस द फंक्शन ऑफ x, फिर ये एक फंक्शन बनाता है। अगर x की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है तो ये एक डेफिनेट नंबर है ये इंटीग्रल, लेकिन अगर x को हम पूरी वेरिएशन देते हैं जहां तक हम देना चाह रहे हैं से b के दरमियान, तो फिर ये एक पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है ये एक डेफिनेट नंबर होता है, लेकिन अगर x को पूरी वेरिएशन दे दी जाए तो फिर ये एक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। If f happens to be a positive function, then g can be interpreted as the areas under the graph of f from a to x. अगर तो x जो है वो पॉजिटिव होगा तो g जो है वो हमारे पास एरिया है a से x का। Where x can vary from a to b, जबकि x जो है वो a से b तक वेरिएशन दे सकता है। Think of g as the area. So for function g जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं अगर a से b तक x की वेरिएशन जाती है तो फिर हम कहते हैं कि जो g है वो हमारे पूरे फंक्शन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। If f is the function whose graph is shown in figure number 2, अगर f एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ जो है आपको फिगर नंबर 2 में शो कर दिया गया है, एंड g of x, और g of x की रिप्रेजेंटेशन दी है 0 से x f of t dt, g जो है वो 0 से स्टार्ट होगा डेफिनेटली। फाइंड द वैल्यूज ऑफ जी ऑफ 0, तो आपने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। मीन 0 के ऊपर एरिया फाइंड करना है, 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे, एंड देन स्केच द रफ ग्राफ ऑफ जी। फिर जी का एक रफ ग्राफ जो है वो भी आपने स्केच करना है। बेसिकली जी डिपेंड करता है किस पे, एफ के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स एफ के साथ साथ फंक्शन के साथ साथ वो बेसिकली एक्स की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक्स की वैल्यूज की जो वेरिएशन है वो 0 से 5 तक है। तो 0 से 5 तक की वैल्यूज पुट करेंगे, जी को फाइंड करेंगे और फिर उसका ग्राफ स्केच करेंगे। फर्स्ट वी नो दैट, सबसे पहले हम जी को पुट करेंगे 0। जब 0 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो 0 से 0 इंटीग्रल 0 ही देता है।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की कि अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाती हैं तो इंटीग्रल 0 हो जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट g of 1। अब हमने g of 1 फाइंड करना है 0 से 1। यू कैन सी इन दिस फिगर कि जब आप 0 से 1 पुट करते हो तो 0 से 1 और 1 से ये एक ट्रायंगल बन जाती है जो कि यहाँ पे शो करती गई है। अब अगर 0 से 1 तक का एरिया आपने फाइंड करना है तो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस हाइट होता है। सो 0 से 1 f(t) dt बेसिकली ये एरिया है एक ट्रायंगल का, तो 1/2 और जो बेस है वो 1 - 0 1 है और जो हाइट है वो 2 तक जा रही है, तो 1/2 आप 1 फाइंड आउट कर लेते हो। ओके, अब हमने फाइंड करना है एरिया। जब हमारे पास जी एक्स की वैल्यू 2 है तो 0 से 2 एरिया फाइंड करना है, 0 से 2। तो 0 से 2 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 1 इंटीग्रल फाइंड करेंगे, फिर 1 से 2 इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ठीक है, 0 से 1 प्लस 1 से 2। अब जो 0 से 1 f(t) dt है ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जिसका आंसर 1 है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमने ये एरिया फाइंड करना। अब 0 से 1 तक तो ये एक ट्रायंगल है, अगर 1 से 2 तक देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है आपके पास। रेक्टेंगल का एरिया भी हमें पता है क्या होता है, बेस क्रॉस हाइट होता है। तो 2 में से 1 निकाल दें 1 और हाइट 2 तक जा रही है तो 1/2 इक्वल टू 3। ओके, सो g of 2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब g of 2 तक तो हम क्लियरली फाइंड कर सकते थे एरिया, क्योंकि ये एक ट्रायंगल थी ये एक रेक्टेंगल थी। लेकिन जैसे ही हम 0 से 3 की तरफ मूव करते हैं तो 0 से 2 तक का एरिया जो था वो तो एग्जैक्ट वैल्यू थी। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं बन रही, 2 से 3 पे देखें तो ये ट्रायंगल नहीं है बल्कि कर्व्ड फॉर्म बन रही है। तो जब हमने कर्व्ड फॉर्म होती है फिर हम एरिया को एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट कैसे करते थे हम, अगर रिमानियन सम पे चले जाए पीछे 5.1 पे चले जाएं तो हम इनके अंदर डिफरेंट ट्रायंगल रेक्टेंगल्स बनाते थे और एन तक उसको वेरिएशन देके फिर उस पर लिमिट अप्लाई करके उसकी एस्टिमेशन लगाते थे। तो 0 से 2 तक का एरिया तो हमने फाइंड किया हुआ था जो कि 3 था, जिसको हमने g of 2 का नाम दिया, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। लेकिन 2 से 3 तक का जो एरिया था वो एग्जैक्ट नहीं था बल्कि वो क्या था, वो एस्टिमेशन थी और वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट करके आपके पास 1.3 आता है। तो g of 3 का जो एरिया है वो आपके पास अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट, पहले एग्जैक्ट होते थे अब अप्रोक्सीमेशन है 4.3 है। ओके, इसी तरह आपने जब 0 से 4 का एरिया फाइंड करना है तो 0 से 3 तक का एरिया हमारे पास फाइंड था, दैट इज g of 3, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4.3 और 3 से 4 का फाइंड करना। अब जैसे 2 से 3 का था बिल्कुल वैसे ही 3 से 4 का, लेकिन माइनस है तो हम -1.3 कर देंगे, दैट इज 3.0। इसी तरह आप g of 5 फाइंड करोगे। g of 5 फाइंड करने के लिए आपने g of 4 तक का एरिया फाइंड किया हुआ है 0 से 4 का, जिस सिर्फ 4 से 5 का रहता है वो भी वैसा ही है जैसे 3 से 4 या 2 से 3 का था, -1/3। चूंकि एरिया जो है वो हमारा नेगेटिव फॉर्म है तो ये माइनस होगा, दैट इज 1.7। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो हमने देखा कि फॉर t ग्रेटर देन 3 के लिए हमारा एरिया नेगेटिव है और t लेस देन 3 के लिए हमारा एरिया जो है वो पॉजिटिव है। अब हम g की वैल्यूज को देखते हुए अपना रफ ग्राफ स्केच कर सकते हैं। g ने हमें 0 पे 0 आंसर दिया था तो 0 पे आपका 0 आंसर। g ने 1 पे हमें 1 ही आंसर दिया था, 1 से 1। g ने हमें 2 पे 3 आंसर दिया था तो 2 पे 3। g ने 3 पे हमें 4.3 आंसर दिया था, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। 3 पे 3 तक एरिया पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया तो g ने 4 पे हमें फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में देना शुरू की वैल्यू जो कि 3.0 है। फिर मजीद डिक्रीज हुई तो 5 पे जाके वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1.7 है। सो वैल्यूज को देखते हुए आप अपना रफ ग्राफ जो है वो g का स्केच कर सकते हैं। We use the values to sketch the graph of g in figure number 4. Note that because f of t is positive for t less than 3, f जो था t less than 3 के लिए पॉजिटिव था। अगर पॉजिटिव था तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, जैसे ही हमारा t less than 3 के लिए f जो है वो डिक्रीज हुआ है, सो नेगेटिव हुआ है, सो g जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में आना शुरू हो गया है। ओके, अब अगर हम f of t की वैल्यू जो है उसको रखते हैं t फिक्स कर दें, f of t को आप t ले लें और a को 0 कर दें तो हम
जी ऑफ एक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, 0 से x t dt दैट इज t स्क्वायर ओवर 2, और फिर इसमें लिमिट पुट कर दें तो वो क्या बन जाएगी, x स्क्वायर ओवर 2। ओके, नोट दैट अब इस g का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो क्या बनेगा, g प्राइम ऑफ x 2x ओवर 2, तो x ही रह जाएगा। g प्राइम ऑफ x बेसिकली क्या आ गया, आपका x आ गया। अब मैंने पहले आपको बार बार बताया था कि जो g और f है ये t और x है, ये डमी वेरिएबल्स हैं, दूसरे में रिप्लेस हो सकते हैं। तो f ऑफ x भी x है और g प्राइम ऑफ x भी x हो गया। तो अगर g प्राइम ऑफ x x के इक्वल हो गया तो इट मींस g क्या है, आपके पास एंटी डेरिवेटिव है f का। पढ़े थे आपने एंटी डेरिवेटिव? अगर किसी फंक्शन का आप एंटी डेरिवेटिव डिफाइन करते हो तो वो अगर उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लो वो दोबारा से f के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं दैट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो जो g है वो बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है f का, क्योंकि g का डेरिवेटिव जो है वो f के इक्वल आ चुका है। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस f। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes. In other words, if g is defined as the integral of f by equation number 1, then g turns out to be an antiderivative of f, at least in this case. तो g हमेशा क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा आपके पास। और जब भी आपने इंटीग्रल फाइंड करने हैं तो आपने एंटी डेरिवेटिव की या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की यही डेफिनेशन यूज करनी है। आप देख सकेंगे कि जब भी आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो बेसिकली फंक्शन के अंदर सिर्फ अपर लिमिट पुट होगी और आप डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर दोगे, बजाय इसके कि आप पूरे इंटीग्रल को बड़े कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स के साथ सॉल्व करो फिर आंसर फाइंड आउट करो। आप इसका डेरिवेटिव लोगे और सिर्फ अपर लिमिट पुट होती है हमारे पास और हमारी कंडीशन जो है वो फाइंड आउट हो जाती है, जिसको आगे जाके हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर जी का डेरिवेटिव जो है वो एफ के इक्वल आ जाता है तो जी जो है वो एंटी डेरिवेटिव। और ये आपने जहन में रखना है। नंबर एक, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, ये बात रिपीट कर रही हूँ, अपने पेजेस पे बेशक लिख लिया करें कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं ये डेफिनेट नंबर होते हैं, लेकिन अगर एक्स को वेरिएशन दे दी जाए तो फिर ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ ये जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं ये हमारे पास जिस एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव होता है। हम जनरल एंटी डेरिवेटिव नहीं लेते। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास एंटी डेरिवेटिव, और मोस्टली हम अपना वो पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम जो कांस्टेंट होता है उसको जीरो रख देते हैं। सिंपल मतलब हम एंटी डेरिवेटिव जो है उसको प्रेफर करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर। मैम कांस्टेंट को क्यों जीरो कर देते हैं? जी मैम कांस्टेंट को क्यों जीरो कर देते हैं? हम इसमें एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं, हम सारे एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेट का मतलब है कि एक खास हम कोई खास वैल्यू रखते हैं और उस खास वैल्यू में भी हम इसको सिंपल ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, like this if you taking the example of this, you have to take in the anti-derivative e per x. You can also choose e per x plus 7, you can also choose e per x plus c, but you preferred just simple antiderivative. Okay? Okay? हम दोबारा बता दें। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने सिंपल एंटी डेरिवेटिव चूज करना है जिसमें हम कांस्टेंट को जीरो कर देते होते हैं। कांस्टेंट को कुछ भी रख सकते हैं ना एंटी डेरिवेटिव्स में, मैनी एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं ना एक फंक्शन के। यस मैम, मैनी एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। हम जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें प्रेफर करेंगे कि हम वो एंटी डेरिवेटिव डिस्कस करें जिसमें कांस्टेंट को हम जीरो कर देते हैं। ओके ओके मैम, ओके। या जिसको हम इन अदर वर्ड्स सिंपल एंटी डेरिवेटिव का नाम दे देते हैं। ओके ओके मैम। अच्छा जी, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस 1 पार्ट 1 है बेसिक। अब सारी डिस्कशन जो पीछे की है उसको उसने सम अप कर दिया है एक टेबल के अंदर। क्या है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, देन द फंक्शन g डिफाइंड बाय, तो g को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसे x f of t, जबकि x वेरी करता है ऐसे b के दरमियान, ये कॉन्टिन्यूअस होने भी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जो g है जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, डेफिनेट होगा, तभी एंटी डेरिवेटिव बनेगा और इसका जो डेरिवेटिव है वो f के इक्वल होगा। इसका हमने प्रूफ देखना है।
तो हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो f ले लेते हैं। ये आपको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आर्बिट्रेरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने ले लिया। उसके दरमियान में हमने दो पॉइंट्स ले लिए, x और x प्लस h ले लिया। x और x प्लस h के दरमियान भी हम दो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, u और v डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेट जब भी आपने x से u पे मूव करना है या v पे मूव करना है या x प्लस h पे मूव करना है तो कोई ना कोई डेल्टा डिफरेंस या h डिफरेंस यहाँ मौजूद है। लाइक इफ यू टेकिंग 1 से 2 पे जाना है तो h1 है, 2 से 3 पे जाना है तो भी h1 है, डेल्टा डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव एच हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हमने दो पॉइंट्स x और x प्लस h ले लिए ओपन इंटरवल ab के दरमियान से। देन अगर दो पॉइंट्स ले लिए x और x प्लस h तो उनके ऊपर g को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया है। g ऑफ x प्लस h क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट तो ये है लेकिन ऊपर x के रिस्पेक्ट से लिमिट ने चेंज होना है। अगर x है तो x, अगर x प्लस h है तो x प्लस h आ जाएगा, माइनस g ऑफ x आपका a टू x f ऑफ t dt। ओके हमने बेसिकली क्या कहा कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और g को हम इस तरह से डिफाइन करें तो g प्राइम ने मस्ट f के इक्वल आना है। हमने बेसिकली ये सिचुएशन लेते हुए ये प्रूफ करना है कि जो g प्राइम है वो f के इक्वल है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे a से x प्लस h f ऑफ t dt डिफाइन किया, माइनस a टू x f ऑफ t dt डिफाइन किया। अब अगर आपके जहन में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 5 हो तो हम अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान हम a से x पे जा सकते हैं और फिर x से x प्लस h तक जा सकते हैं, कर सकते हैं ब्रेक दो पॉइंट्स में। माइनस a टू x f ऑफ t dt को हमने एज इट इज रखा। अब इसके साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, x से x प्लस h f ऑफ t dt। हम ये भी कहते थे कि h नॉन जीरो है। डेफिनेट जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो h हमेशा डिफरेंस जो हम डेल्टा डिफरेंस जिसको कंसीडर कर रहे होते हैं वो नॉन जीरो होता है, तभी हम दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। अगर ये जीरो हो जाता है तो हम दोबारा से इसी पॉइंट के ऊपर अप्रोच कर जाते हैं। सो g इंटू एक्स प्लस h माइनस d इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। दोनों साइड्स पे h के साथ हम 1 बाय h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमें ये बताता था कि जब भी आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो तो उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो अगर हमारा फंक्शन एक एब्सोल्यूट मिनिमम एफ यू के ऊपर हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है और वी के ऊपर उसने एक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिस्कस की है, एफ इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल एम एंड एफ इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल एम। सो हमने एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पीछे, प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 या 8 प्रॉपर्टी थी आई थिंक सो, कि अगर एक फंक्शन जो है अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान मौजूद होता है। पढ़ा था ये? यस मैम पढ़ा था। ओके जी, तो हमने कहा कि जो हमारा फंक्शन है m इंटू बी माइनस ए था ना, वो डिफरेंस b से माइनस ए की तरफ, तो वो डिफरेंस हम h लेते हैं। h का मतलब वही है b माइनस ए। एम एच लेस देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस। ओके अब m को हमने f ऑफ u रखा था और कैपिटल m को हमने क्या कहा था कि ये हमारा f ऑफ v के ऊपर है। अब अगर आप देखें तो हम h चूंकि एक नॉन जीरो नंबर था और ग्रेटर देन जीरो होता है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाएं तो लेस देन जीरो होता है, राइट साइड पे डिस्कस करें तो ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर h ग्रेटर देन जीरो है तो हम पूरी इनइक्वालिटी को h के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये बेसिकली ये है तो इसकी वैल्यू हम ये वाली पुट कर सकते हैं। ओके अच्छा जी, अब अगर आपको ये कंडीशन नजर आ रही है तो आपको कैलकुलस 1 के अंदर सैंडविच थ्योरम या स्केस थ्योरम याद होगा। जी मैम। यस मैम। हमें ये बताता है, वो थ्योरम हमें ये बताता था कि अगर एक फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट वैल्यूज जो है वो सेम हो जाएं तो सॉल्व किए बगैर हम कह देते हैं कि जो दरमियान वाला फंक्शन है उसकी सेम लिमिट है। ओके अब चूंकि h जीरो को अप्रोच करता है, जैसे ही h जीरो को अप्रोच करेगा ux को अप्रोच कर जाएगा, जैसे ही h जीरो को अप्रोच करेगा v भी x को अप्रोच कर जाएगा। So h approaches to 0, then u approaches to x and v approaches to x. Since u and v lie between x and x plus, चूंकि x और x plus h के दरमियान lie कर रहे हैं तो जैसे ही h जीरो को अप्रोच करेगा ये दोनों x को अप्रोच कर जाएंगे। Therefore, limit h approaches to 0 f into u is equal to limit u approaches to x f into u, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये f of x बन जाएगा। इसी तरह जो v है ये भी f of x बन जाएगा।
अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ u f ऑफ x के इक्वल है, ये भी f ऑफ x के इक्वल है। यहाँ पे लिमिट h अप्रोच तीनों जगह पे आपने लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर दिया ना। अब जो दरमियान वाली वैल्यू है ये क्या बन जाती है, इसको हम कहते हैं g प्राइम ऑफ x। ओके अब ये जो g प्राइम ऑफ x है इस इधर भी f ऑफ x के इक्वल है, इधर भी f ऑफ x के इक्वल है, तो डेफिनेट g प्राइम ऑफ x जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा बाय यूजिंग द सैंडविच थ्योरम। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर g प्राइम f के इक्वल आ जाता है तो हम कह देते हैं कि जो g है वो बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है f का। ओके यस मैम। अब जो लेबनीज नोटेशन है वो डेरिवेटिव्स उसको g प्राइम को वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट, चूंकि g जो है वो a टू x f ऑफ t dt के इक्वल था, तो g प्राइम जो है वो d ओवर dx के इक्वल आ जाएगा। तो लेबनीज नोटेशन में हम इस g प्राइम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी सेम वही मेथड है, मैनर है, या इसका भी सेम मीनिंग है जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 का है। ओके जी, एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन g ऑफ x 0 टू x 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब अगर आप देखें तो डेरिवेटिव को फाइंड करना बड़ा मुश्किल सा काम है। हम क्या करते हैं, हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं g प्राइम ऑफ x के लिए d ओवर dx a टू x f ऑफ t dt, फिर उस डेरिवेटिव को कैंसिल करते थे, फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम करते। बजाय इसके कि ये सारी कॉम्प्लिकेशन करें, हम सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे और इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। हमें पता है कि जो हमारा f ऑफ t है वो क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस, और ये कॉन्टिन्यूस भी है। सो फंडामेंटल थ्योरम का जो पार्ट 1 है उसके मुताबिक हम g प्राइम ऑफ x सिर्फ क्या कह देते हैं कि अपर लिमिट पुट कर देते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। क्योंकि हमें पता है ना कि जो g प्राइम है वो इसके ही इक्वल है, तो अगर ये 1 प्लस टी स्क्वायर है तो g प्राइम क्या हो जाएगा, जस्ट ये अपर लिमिट पुट होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है, और t और x डमी वेरिएबल एक दूसरे के इक्वल है। g प्राइम अगर f के इक्वल है तो यही बेसिकली आपका डेरिवेटिव है। एग्जांपल नंबर 3 में यस मैम अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो तब भी हम लोग अपर लिमिट पुट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यस बिल्कुल, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, देन यू हैव टू यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। अगर नहीं है तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे। ओके मैम। फ्रेस्नेल फंक्शन एक और फंक्शन है जिसको 0 से x sin पाई t स्क्वायर ओवर 2 dt से रिप्रेजेंट किया गया। इसका भी आपने अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है, सिंपल sin पाई x स्क्वायर ओवर 2। ओके, सो ये जस्ट सिंपल सा डेरिवेटिव है। s प्राइम जो है वो अगेन आपका f ऑफ x के इक्वल है, सो यू कैन से दैट दिस इज बेसिकली द s इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 4 पे अगेन आपने फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है, लेकिन फर्स्ट पार्ट यूज करते हुए हमको पता है कि यहाँ पे जो लिमिट होती है वो पावर में नहीं होती, वो सिंपल होती है। तो ये पावर वाली टर्म को हमने खत्म करना है, इसको एक सिंपल वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। कर दिया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो हमें ये बताता है कि अगर यहाँ पर u हो तो यहाँ पर भी u ही होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x था। तो यहाँ पे u लाने के लिए हम चेन रूल यूज करेंगे। हम इस d ओवर dx को लिख सकते हैं d ओवर du इंटू du ओवर dx, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा ये जो पार्ट है इस पे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जस्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड u, सिर्फ अपर लिमिट पुट होगी f इंटू t के ऊपर, तो ये सेकेंड u बन जाएगा, ये du ओवर dx ऐसे। अब u की वैल्यू पुट कर दें x4 और du ओवर dx क्या आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा। वो वैल्यू पुट कर दी और आपने इजीली अपना इंटीग्रल जो है उसको फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, आप इन इंटीग्रल्स को सिंपल भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करना है तो फिर आप उसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए भी नहीं लिखा जाता साथ कि आपने उसी पोर्शन को भी डिस्कस किया और उससे रिलेटेड भी एग्जांपल भी डिस्कस हो रही हैं। ओके, साथ वैसे उसने मेंशन कर दिया हुआ है कि आपने वो यूज किया है बेसिकली। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 है आपके पास। अगेन इफ कंटीन्यूअस हो अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे, देन इंटीग्रल a टू b, डेफिनेट इंटीग्रल a टू b f of x dx is equal to f of b minus f of where capital F is an antiderivative of f, that is the function is capital, अगर ये एंटी डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव f के इक्वल होगा। ये भी सिंपल प्रूफ है, इसमें फर्स्ट पार्ट यूज होगा।
अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट हमें क्या बताता था कि जो g ऑफ x है वो a से x f ऑफ t dt है। We know from part 1 that g prime f of x। पार्ट 1 हमें ये भी बताता था कि जो g प्राइम था वो f के इक्वल था, यानी कि g जो था वो एंटी डेरिवेटिव था f का। Then g is an anti-derivative. If capital F is an other anti-derivative, अगर कैपिटल F एक और एंटी-डेरिवेटिव है तो मीन वैल्यू थ्योरम में एक क्रोलरी हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई से दो एंटी डेरिवेटिव हों किसी फंक्शन के एग्जिस्ट करें तो उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये थी ये डिस्कस। यस मैम। यस मैम। ओके, अब आपने बेसिकली इसको यूज करते हुए ये चीज जो है ये प्रूफ करनी है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? अच्छा जी, then f and g differ by a constant for a less than x, x less than b के लिए, but both f and g are continuous on a b। दोनों ही जो है वो आपके पास a b के ऊपर continuous है। and so by taking limits of both sides of equation number 6, इक्वेशन नंबर 6 की दोनों साइड्स पे जो लिमिट्स हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। a प्लस पे और b माइनस पे, डेफिनेट a प्लस पे और b माइनस पे लिमिट डिस्कस होगी, लेकिन चूंकि जो f और g है वो एग्जैक्ट a और b के ऊपर भी होल्ड करते हैं, तो a और b की आप लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम अगर a पुट करते हैं इस वैल्यू में तो हमारे पास g ऑफ a बेसिकली किसके इक्वल होगा? a टू a f ऑफ t dt। और अगर सेम वैल्यूज यहाँ पर लोअर लिमिट तो इंटीग्रल 0 हो जाता है। हमने फाइंड करना है f इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, तो f इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, f इंटू बी यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा? g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a प्लस सी, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, c से c कैंसिल हो जाएगा और g ऑफ a की वैल्यू भी हमने देखी कि वो 0 ही है, तो g ऑफ b आपका किसके इक्वल आ जाएगा? a से b f ऑफ t dt। और यही चीज हमने बेसिकली प्रूफ करनी थी। ओके, कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी और जो कैपिटल F है वो आपके पास एंटी डेरिवेटिव होगा f का। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को यूज करना है, अपने इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, एवेलुएट करना है आपने अपने इंटीग्रल को। तो ये आपके पास f ऑफ x e पर x है। सबसे पहले तो आपने इसका कैपिटल F फाइंड आउट करना है, वो क्या है? एंटी डेरिवेटिव। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको मैं बार बार बता रही हूँ अपने सिंपल एंटी डेरिवेटिव को प्रेफर करना है, तो ये f ऑफ x आपका क्या आ जाएगा? e पर x आ जाएगा। अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम हमें ये बताता है कि f इंटू बी माइनस एफ इंटू ए है, तो f इंटू बी आपका 3 है और f इंटू ए आपका 1 है। f इंटू 3 आप यहाँ पुट करेंगे तो e की पावर 3 आ जाएगा, f इंटू 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1 आ जाएगा। ओके, नोट दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 सेज वी कैन यूज एनी एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f। ये बताता है कि हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी यूज करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। सो वी मे एज वेल यूज द सिंपलेस्ट वन। हम प्रेफर करते हैं कि हम सिंपल यूज कर लें इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस, बजाय इसके कि ये यूज करें या ये यूज करें। डेफिनेट इंटीग्रल में हम प्रेफर करते हैं कि हम सिंपल एंटी डेरिवेटिव जो है वो यूज करें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उनको यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाएंगी तो जो कॉम्प्लिकेटेड इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो कॉम्प्लिकेशन डालेंगे, तो हम सिंपल वे की तरफ जाते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारा सिंपल एंटी डेरिवेटिव है हम उसको चूज करें। ओके, अब ये जो f इंटू बी माइनस एफ इंटू है, कुछ ऑथर्स ने इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया, इसका भी सेम मीनिंग है, ठीक है। कुछ ऑथर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑथर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कंडीशंस जो है वो फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस 2 की यूज की हुई है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 है, ये सारी पढ़ लें, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें। 6, 7, 8 एग्जांपल पढ़ लें। ओके मैम। ये जो इस तरह के 7 रिजल्ट लिखे होते हैं इनको जरा ध्यान से पढ़ा करें आप लोग सारों को।